चलो बच्चों, अब हम बात करेंगे किसके, ऑस्मोसिस की और ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो ऑस्मोसिस क्या है? ऑस्मोसिस है सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। किसका मूवमेंट हो रहा है? सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। कहां से कहां हो रहा है? लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन से हायर कॉन्सेंट्रेशन। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तब इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? हम इस प्रोसेस को नाम देते हैं ऑस्मोसिस। और ऑस्मोसिस को हम फर्दर डिवाइड करते हैं 3 भाग में। एक होता है एक्सोऑस्मोसिस, एक होता है एंडोऑस्मोसिस और एक होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। देखें जरा एक्सोऑस्मोसिस। तो मैं एक्सोऑस्मोसिस में क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है अंदर से बाहर की तरफ, अंदर से बाहर की तरफ। द आउटवर्ड ऑस्मोटिक फ्लो ऑफ वाटर, वाटर मतलब सॉल्वेंट, आउटवर्ड फ्लो का मतलब क्या हुआ? बाहर की तरफ। अंदर से बाहर की तरफ जब सॉल्वेंट पार्टिकल आ रहे हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो हम उसे क्या नाम देते हैं? एक्सोऑस्मोसिस। एक्सोऑस्मोसिस की वजह से क्या होता है? NaCl सॉल्यूशंस जो हैं वो श्रिंक हो जाते हैं, जो किसमें प्रेजेंट है? एक सेल में। तो सेल क्या हो जाते हैं? श्रिंक हो जाते हैं ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस। ये तो प्रैक्टिकल वो एग्जांपल है जो बुक में आपको मिलेगा। डेली लाइफ का एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने शायद आम का अचार, मैंगो पिकल का नाम सुना होगा। तो जब हम मैंगो पिकल बनाते हैं, हमारी माता जी मैंगो पिकल बनाती हैं, आम का अचार बनाती हैं, तो क्या करती हैं? आम के छोटे छोटे टुकड़े करती हैं और उन्हें मसालों से भरे हुए मिक्सचर में डुबो देती हैं। कुछ समय के बाद जब वो आम का अचार तैयार हो जाता है, तो आप क्या देखते हो? उस आम के पीस का जो स्किन है वो श्रिंक हो चुका होता है और वो जो तेल और मसालों का मिक्सचर था उसमें आम का टेस्ट आने लगता है। तो उस आम के अंदर से जो सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं वो बाहर आए, अपना खट्टापन लिए हुए, अपना टेस्ट लिए हुए। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया? जो मिक्सचर था हमारे पास तेल, मसाले और नमक का, उसका कॉन्सेंट्रेशन था ज़्यादा और आम के अंदर जो सॉल्वेंट था उसका कॉन्सेंट्रेशन था कम। और ऑस्मोसिस क्या होता है? सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। तो हायर कॉन्सेंट्रेशन कहां था? बाहर था। लोअर कॉन्सेंट्रेशन कहां था? अंदर था। इसलिए आम के अंदर से उसके सॉल्वेंट पार्टिकल्स कहां आए? बाहर की तरफ आए, हायर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आए, जिससे आम की स्किन जो थी, मैंगो की स्किन जो थी, वो श्रिंक हो गई और उस मसाले में आम का टेस्ट भी आने लगा, उस मसाले में आम का टेस्ट भी आने लगा। तो the outward flow of solvent particle from lower concentration to higher concentration through semi permeable membrane is known as what? Is known as exoosmosis. एंडोऑस्मोसिस, एंडोऑस्मोसिस में कहूंगा इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। एक्सो में आउटवर्ड फ्लो हुआ था, एंडो में क्या है? अंदर की तरफ जा रहा है सॉल्वेंट पार्टिकल। सिंपल सा एग्जांपल अगर हम यहां लें, किशमिश को, रेजिन को अगर मैं क्या कर दूं? वाटर सॉल्यूशन में डाल दूं। किशमिश के अंदर कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो आप कुछ समय के बाद क्या देखते हो कि वो किशमिश स्वेल हो जाती है। किशमिश क्या हो जाती है? स्वेल। ऐसे आप बादाम का केस देख लो, रात को अगर आपने बादाम को पानी में भिगो दिया तो सुबह आप देखते हैं कि उन बादाम का साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि क्या हो रहा है? एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। देखें, द इनवर्ड फ्लो ऑफ वाटर यानी कि द इनवर्ड फ्लो ऑफ सॉल्वेंट through a semi-permeable membrane is called endoosmosis. An egg placed in water swell up due to the endoosmosis. मैंने आपसे बोला resin placed in water swell up due to endoosmosis. तीसरा आया रिवर्स ऑस्मोसिस। बेटा ये वही रिवर्स ऑस्मोसिस है जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में RO के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो? RO। और आप कहते हो RO वाटर
को हम ड्रिंकिंग पर्पज में यूज करते हैं, प्योर वाटर होता है। तो अब इस रिवर्स ऑस्मोसिस के थ्रू हम सी वाटर को भी ड्रिंकिंग पर्पज के यूज में ला सकते हैं। सी वाटर हम क्यों नहीं पी पाते? क्योंकि उसमें सॉल्ट्स होते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होता है। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस में जो हमारे सॉल्वेंट पार्टिकल्स हैं उनका फ्लो हो रहा है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू हो रहा है, लेकिन उल्टा हो रहा है, हायर टू लोअर हो रहा है। अभी तक क्या हो रहा था? अभी तक हो रहा था लोअर टू हायर, वो था सिंपल ऑस्मोसिस। लेकिन रिवर्स ऑस्मोसिस यानी कि ऑस्मोसिस का उल्टा। तो ऑस्मोसिस का उल्टा क्या हुआ? फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। तो जब मैं सी वाटर का रिवर्स ऑस्मोसिस करता हूं तो सॉल्वेंट पार्टिकल यानी कि वाटर हायर कॉन्सेंट्रेशन यानी कि उस सॉल्ट को छोड़ते हैं और लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आते हैं, जिससे हम सी वाटर को ड्रिंकिंग पर्पज में यूज कर सकते हैं। ये क्वेश्चन मेंस में और नीट में कई बार पूछा गया है कि किस प्रोसेस के थ्रू हम सी वाटर का यूज ड्रिंकिंग पर्पज में कर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। देखें जरा, if a pressure higher than osmotic pressure is applied on the solution, the solvent will flow from the solution into the pure solvent through the semi-permeable membrane. Since here the flow of solvent is in the reverse direction to that observed in the usual osmosis, the process is known as reverse osmosis. यानी कि सिंपल कर देता हूं, flow of solvent from higher to lower concentration through semi-permeable membrane is known as reverse osmosis. क्या नाम देते हैं? रिवर्स ऑस्मोसिस नाम देते हैं। अब आया ऑस्मोटिक प्रेशर। अभी तक हमने पढ़ा ऑस्मोसिस क्या है, अब हमें बात करनी पड़ेगी ऑस्मोटिक प्रेशर की, एज इट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Osmotic pressure may be defined in the following ways. The osmotic pressure of a solution at a particular temperature may be defined as the excess of pressure that build up when the solution is separated from the solvent by a semi-permeable membrane. या मैं सरल सीधे शब्दों में कहूं कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर आप अप्लाई कर रहे हैं, ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रोकने के लिए the applied external pressure is known as osmotic pressure. उसे हम क्या नाम देते हैं? osmotic pressure नाम देते हैं and is represented by pi. इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? पाई से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, the osmotic pressure may be defined as the excess pressure which must be applied to a solution in order to prevent the flow of solvent into the solution through the semi-permeable membrane. यानी कि ऑस्मोसिस के प्रोसेस को रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है। फिर से देख लीजिए, the osmotic pressure is the excess pressure which must be applied to a given solution in order to increase its vapor pressure until it become equal to that of solution. ये सब ऑस्मोटिक प्रेशर है। या ऑस्मोटिक प्रेशर इज द नेगेटिव प्रेशर विच मस्ट बी अप्लाइड टू द प्योर सॉल्वेंट इन ऑर्डर टू डिक्रीज इट्स वेपर प्रेशर अंटिल इट बिकम इक्वल टू दैट ऑफ द सॉल्यूशन। ऑस्मोटिक प्रेशर इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, इट इज। अगर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है तो निश्चित सी बात है, स्वाभाविक सी बात है, ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करेगा upon the molar concentration of solute but does not depend on its nature. मैंने आपसे कहा था colligative property वो होती हैं which totally depend on the number of solute particle. They are irrespective of their nature. उनका नेचर क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, नंबर कितने उससे मतलब है। Osmotic pressure is related to the number of moles of solute by the following relation. ये हमारे पास फॉर्मूला होता है बेटा, PV इज इक्वल टू NRT। वहां P प्रेशर था, हमने लिख दिया पाई V इज इक्वल टू NRT, यहां पाई ऑस्मोटिक प्रेशर है। या पाई इज इक्वल टू N बाय VRT।
N बाय V, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम क्या था? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम तो मोलारिटी था, और मोलारिटी को यहां हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? कैपिटल C से रिप्रेजेंट किया है। तो मेरे पास पाई का फॉर्मूला आ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला आ गया। अब यहां बड़े ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, एप्लीकेबल फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स क्या हैं सर? नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स वो हैं जो ना तो एसोसिएट होते हैं ना ही डिसोसिएट होते हैं। जो ना तो एसोसिएट होते हैं ना ही डिसोसिएट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जो फॉर्मूला है ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। अगर इलेक्ट्रोलाइट हैं तो क्या करेंगे? तो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सीधा सीधा, पाई इज इक्वल टू सी आर टी और आई। और मैं आपसे कहूंगा कि अब आप दिमाग में से इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट वाला कॉन्सेप्ट हटा देना। आप तो जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, पाई इज इक्वल टू सी आर टी आई। क्योंकि मुझे पता है कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए तो आई की वैल्यू 1 होती है, तो अगर मैं यहां 1 रखता हूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए मैं आई की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा, कैसे करूंगा? 1 प्लस अल्फा इंटू एम माइनस 1, उससे मुझे आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी। याद रखिएगा फॉर्मूला आसान है, लेकिन स्टूडेंट्स जो गलती करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय, वो गलती यही होती है कि वो आई को कंसिडरेशन में नहीं लेते। हमेशा एक और बात याद रखने वाली है, वो बात यह है, इफ परसेंटेज स्ट्रेंथ इज गिवन, in the calculation of osmotic pressure, always consider it as percentage W by V। जब भी परसेंटेज दिया है और उन्होंने नहीं बताया है कि ये परसेंटेज क्या है, लेकिन ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है, तो बिना कुछ सोचे आप उसे परसेंटेज W बाय V कंसीडर करेंगे और उससे मोलारिटी कैलकुलेट करेंगे। और मोलारिटी कैलकुलेट करने के बाद आप उसे इस फॉर्मूले में रखेंगे। यहां R की वैल्यू आपको हमेशा हमेशा 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर मोल पर केल्विन रखनी है। कभी कभी एग्जामिनर आपको पागल बनाने के लिए, आपको कंफ्यूज करने के लिए आर की वैल्यू जूल्स में या कैलोरीज में दे देता है। हमें याद रखना है कि एग्जामिनर कोई भी वैल्यू दे, हमें तो इस फॉर्मूले में आर की यही वैल्यू रखनी है। अगर ये देता है तो हमें उसका शुक्रगुजार होना चाहिए, और अगर जूल्स या कैलोरीज में देता है तो हमें उसकी बात सुननी ही नहीं चाहिए। हमें तो सर की बात याद आनी चाहिए कि सर ने बोला था इन द कैलकुलेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर आर का वैल्यू हमेशा क्या रखेंगे? आर का वैल्यू हमेशा 0.0821 रखेंगे। व्हाट इज टी हियर? कैपिटल टी है, इसका मतलब है कि वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होगा। और एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्या होता है सर? एब्सोल्यूट टेम्परेचर तो टेम्परेचर इन केल्विन होता है। एब्सोल्यूट टेम्परेचर इज व्हाट? टेम्परेचर इन केल्विन। तो हमेशा आई के साथ ही किसी भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूला को हमें यूज करना है। गैस कांस्टेंट T is temperature, N is the number of moles of solute, V is the volume of the solution. Above equation is called the want of solution equation. अब ऑस्मोटिक प्रेशर का वो अलग अलग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ रिलेशन दे रहे हैं। वो रिलेशन अगर आप याद रख पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रख पाते हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये हमारे लिए एड ऑन है। दीज आर दी एड ऑन डाटाज। P0 minus PA upon P0 is the relative lowering in vapor pressure into DRT upon MB
पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी बी डेट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, पाई इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ डेट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है आगे वाली स्लाइड्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये फॉर्मूलाज हैं टू बी लर्न। सारी चीजें उन्होंने यहां पर हमें बता रखी हैं। अब ऑस्मोटिक प्रेशर के आधार पर, ऑस्मोटिक प्रेशर के बिहाफ पर, उसके अकॉर्डिंगली हम सॉल्यूशंस को 3 भागों में डिवाइड करते हैं। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक या आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन, तो जैसे ही हमने आइसो ऑस्मोटिक कहा वैसे ही डेफिनेशन हमें क्लियर हो गई। द वर्ड आइसो मीन्स सेम एंड ऑस्मोटिक इज ऑस्मोटिक, मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं, ऐसे सॉल्यूशंस जिनके ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम आइसोटोनिक सॉल्यूशन या आइसो ऑस्मोटिक सॉल्यूशन कहते हैं। Two solutions of different substance having same osmotic pressure at same temperature are known as isotonic solution. For isotonic solution, primary condition तो यही है जिससे डेफिनेशन आई है कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। और जो सेकेंडरी कंडीशन है वो क्या है कि अगर टेम्परेचर सेम है, अगर टेम्परेचर सेम है तो फिर दोनों के कॉन्सेंट्रेशन सेम हो सकते हैं, क्योंकि हमारे पास पाई का क्या फॉर्मूला है बेटा? हमारे पास पाई का फॉर्मूला है CRT। अब ध्यान से समझना, T अगर कांस्टेंट है तो पाई C के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया क्योंकि R भी कांस्टेंट है। तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि मेरे 2 सॉल्यूशंस हैं जिनके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर्स के वैल्यू सेम है, तो क्या मैं नहीं कह सकता कि उनके लिए जो सेकेंडरी कंडीशन होगी वो ये होगी कांस्टेंट टेम्परेचर पर कि उनके कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मोलारिटीज भी क्या होंगी? सेम होंगी। देयर मोलारिटी मस्ट बी सेम। यूरिया और ग्लूकोज कब आइसोटोनिक होंगे? पाई 1 बराबर पाई 2 या C1 बराबर C2। लेकिन C1 बराबर C2 हमेशा कब? एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर कांस्टेंट है तभी हम इस कंडीशन को यूटिलाइज कर सकते हैं, और एल्स ये कंडीशन जो सेकेंडरी कंडीशन है दैट देयर मोलारिटीज और द कंसंट्रेशन मस्ट बी सेम, हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे। अब यूरिया एंड NaCl आर आइसोटोनिक। अगर यूरिया और NaCl आइसोटोनिक हैं तो स्वाभाविक सी बात है, आइसोटोनिक हैं तो पाई 1 और पाई 2 सेम होंगे, लेकिन C1 और C2 सेम नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि यूरिया नॉन इलेक्ट्रोलाइट है और NaCl इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब यूरिया ना तो एसोसिएट होगा ना तो डिसोसिएट होगा, लेकिन NaCl डिसोसिएट होगा। यूरिया और बेंजोइक एसिड अगर आइसोटोनिक हैं तो प्राइमरी कंडीशन फॉलो हो रही है, वो है पाई 1 और पाई 2 सेम है क्योंकि डेफिनेशन ही ये है। लेकिन C1 और C2 कभी भी सेम नहीं होंगे क्योंकि यूरिया अगेन इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट व्हाइल बेंजोइक एसिड एसोसिएट इन द सॉल्यूशन। नाउ हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मेरे पास अगर 2 सॉल्यूशंस हैं, उनके ऑस्मोटिक प्रेशर को जब मैंने ऑब्जर्व किया, कंपेयर किया, तो मैंने देखा कि एक सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है और दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है। तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा है वो कहलाएगा हाइपरटोनिक और जिसका कम है वो कहलाएगा हाइपोटोनिक। The solution which has more osmotic pressure than the other solution is termed as hypertonic solution, and the solution which has less osmotic pressure than other is termed as hypotonic solution. The flow of solvent is always from lower osmotic pressure to higher osmotic pressure, that is from hypotonic to hypertonic solution. The important point to be noticed कि जब भी सॉल्वेंट पार्टिकल का मूवमेंट होगा वो हमेशा कम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर की तरफ होगा, मतलब हाइपोटोनिक से हाइपरटोनिक की तरफ होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं ज़रा।
ऑस्मोटिक प्रेशर हमें दे रखा है 0.0821 एटमॉस्फेयर 300 केल्विन पर, बोल रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कैलकुलेट कीजिए मोल पर लीटर में। अब मुझे यहां कोई सॉल्यूट दिया है क्या? फिर से देखिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, अगर मुझे सॉल्यूट के बारे में कुछ भी नहीं बताया है, उन्होंने बोल दिया है कि अननोन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, तो उसे हमेशा नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करना है। If nothing is given for solute, if nothing is given for solute, या मैं बोल दूं unknown solute, then consider it एज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। हमेशा क्या कंसीडर करना है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करना है। अब फिर से मैंने प्रश्न की तरफ देखा, क्या इलेक्ट्रोलाइट या क्या सॉल्यूट के बारे में मुझे इन्होंने क्वेश्चन में कुछ भी बताया है? आंसर है नहीं, कुछ नहीं बताया। और जब कुछ नहीं बताया तो मैं क्या कंसीडर करूं? सर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करूं। अगर नॉन इलेक्ट्रोलाइट कंसीडर करूंगा तो आई की वैल्यू सीधे सीधे क्या लिख सकता हूं? सर 1 लिख सकते हैं। चलिए, तो आई की वैल्यू 1 लिख सकता हूं। पाई क्या दिया है? पाई मुझे दिया हुआ है 0.0821 एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर क्या दिया हुआ है? टेम्परेचर दिया हुआ है 300 केल्विन। आर की वैल्यू क्या होती है? सर आपने बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए 0.0821 ही होती है। कॉन्सेंट्रेशन वी हैव टू फाइंड आउट, और आई की वैल्यू चूंकि नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो क्या होगा? 1। तो पाई इज इक्वल टू, फॉर्मूला है CRTI। पाई दिया है 0.0821, C वी हैव टू फाइंड आउट, R इज 0.0821, टेम्परेचर इज 300 एंड I का वैल्यू इज 1। तो C की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 0.0821 अपॉन 0.0821 इंटू 300 कैंसिल हो गया। अब जल्दी से बता दीजिए क्या आंसर होगा? 0.3 इंटू 10⁻⁻², यानी कि ऑप्शन नंबर सी विल बी योर आंसर। आशा करता हूं क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अब देखिए, दी ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 5% मास बाय वॉल्यूम। यहां उन्होंने बोल दिया है मास बाय वॉल्यूम। अगर वो नहीं बोलते तो सर ने हमें तरीका बता दिया था। क्या बता दिया था? सर ने बता दिया था कि जब भी परसेंटेज स्ट्रेंथ दे रखी होगी और ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करना है तो ऑलवेज कंसीडर दैट परसेंटेज स्ट्रेंथ एज परसेंटेज W/V, दैट इज परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम। ठीक है। परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन है किसका? केन शुगर का। केन शुगर का मतलब हो गया शुक्रोज। केन शुगर का मतलब क्या हो गया? शुक्रोज। टेम्परेचर दे रखा है 150 डिग्री सेल्सियस। इनफैक्ट आपको शुगर का मॉलिक्यूलर मास भी उन्होंने दे दिया है जिससे आपको कैलकुलेट ना करना पड़े। मुझे ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है। चलिए, क्या क्या दे रखा है जरा समझते हैं। परसेंटेज W/V दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 5%। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 5 ग्राम ऑफ केन शुगर प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सोल्यूशन। फाइव ग्राम केन शुगर 100 मिलीलीटर सोल्यूशन में क्या है? प्रेजेंट है। ठीक है जी। मतलब मेरे पास वेट
कितना आ गया, 5 ग्राम आ गया। मॉलिक्यूलर वेट मुझे क्वेश्चन में ही दे रखा है कितना, 342। वॉल्यूम मेरे पास आ गया कितना, 100 मिलीलीटर। टेम्परेचर मुझे दे रखा है कितना, 150 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मतलब 273 ऐड करना पड़ेगा। जब 273 ऐड करूंगा तो मेरे पास आएगा 423 केल्विन। कितना आ गया, 423 केल्विन। ठीक है जी, अच्छी बात है सर, ये आ गया। अब क्या करें, केन शुगर है मतलब शुक्रोज है मतलब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, आई की वैल्यू क्या आ गई जी, 1 आ गई। अब पाई का फॉर्मूला क्या है सर, पाई का फॉर्मूला तो आपने बताया था CRTI। क्या तुम्हारे पास आई है, हाँ सर है। क्या तुम्हारे पास टेम्परेचर है, हाँ सर है। क्या तुम्हारे पास आर की वैल्यू है, सर वो तो कांस्टेंट है। क्या तुम्हारे पास सी है, सर नहीं है। सी कैसे निकालोगे सर, सी तो मोलारिटी होता है ना, तो क्या मैं इस फॉर्मूले को ऐसा नहीं लिख सकता हूं क्या, जो आपने मुझे कल मोलारिटी के लिए बताया था। मैं कहूंगा बेटा बहुत अच्छा, लिख सकते हैं, आपको याद है, कितनी अच्छी बात है। अब देखो मेरे पास सारा डाटा है ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने के लिए। वेट मुझे दे रखा है 5 इंटू 1000। आर की वैल्यू तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं अभी, इट इज 0.0821। टेम्परेचर इज 423। आई की वैल्यू हो गई 1। मॉलिक्यूलर मास हो गया 342 और वॉल्यूम हो गया 100 मिलीलीटर। इसे सॉल्व करेंगे तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। चलिए, अब इसके बाद हम बात करेंगे हमारी अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की, जिसका नाम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसे देखते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड में। थैंक यू।